Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 2 Raymond Cattell, a traits theory of personality. This Unit 2 is from Block 3 MPC 003. This is from MAPC first year. So today we are going to study about Cattell's trait theory of personality and formula for personality. This we are going to study today. So let us start with कैटल्स थ्योरी। कैटल ने क्या कहा, क्या बताया उन्होंने, ये हम आज करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं आपको बता दूं कि हम हर एक यूनिट के कुछ सब सेक्शंस कवर करते हैं हर एक वीडियो में, सो दैट वीडियो ज़्यादा बड़े ना हो और नॉन इंटरेस्टिंग ना हो। इस वजह से हम छोटे छोटे सेक्शंस ही कवर कर रहे हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें इन वीडियोज़ को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। जो भी लिंक्ड वीडियोस होंगे, जो इस यूनिट से रिलेटेड वीडियोस होंगे, वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा। इफ़ यू फाइंड सम फ्लॉज, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज़ें नहीं मिल रही जो आपको चाहिए हैं, यू कैन जस्ट कमेंट बिलो द वीडियोस एंड आई विल certainly reply you as soon as possible. So let us start with today's topic. कैटल की थ्योरी के बारे में हम बताएंगे। कैटल का ऐसा कहना था कि किसी भी पर्सनालिटी को पूरी तरह से जानने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि पर्सनालिटी बनी किस चीज़ की होती है। पर्सनालिटी में बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं और किस तरह से जेनेटिकली और एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स, ये दोनों कैसे डिटरमिन करती हैं हमारे ट्रेड्स को, किस एक्सटेंट तक डिटरमाइन करती हैं हमारे ट्रेड को ये, और किस तरह से जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करके हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये ओवरऑल पर्सनालिटी का पार्ट होता है। सो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, इनकी जो एडिक्वेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी आई है वो ये कहती है कि जब भी हम किसी पर्सनालिटी को समझना चाहते हैं तो हमें उससे रिलेटेड उसके मल्टीपल ट्रेट्स को समझना होता है, किस तरह से जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट ने उस ट्रेट पर असर डाला है और किस तरह से जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सब कुछ हमें जानना ज़रूरी है जब हम किसी की पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हैं। तो कैटल्स ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी की बात करें तो कैटल का ऐसा कहना था कि अगर हमें किसी पर्सन के बारे में ये पता करना है कि वो कैसे किसी सिचुएशन में बिहेव करेगा, अगर हमें प्रिडिक्ट करना है, हम प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि कोई इंसान किसी सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से समझें, उसकी पर्सनैलिटी के बेसिक फैक्टर्स को हम अच्छे से समझें। बेसिक फैक्टर्स का इन्होंने एक नाम दिया था जिसको हम सोर्स ट्रेट्स भी कहते हैं। तो सोर्स ट्रेट्स अगर हमें पता है किसी पर्सन के बारे में, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किसी सिचुएशन में किस तरह से एक्ट कर सकता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम एनालाइज करेंगे और हमें ये पता चलता है कि इन फैक्टर्स के अंदर और भी कॉमन क्लस्टर ऑफ सरफेस ट्रेट्स आर ऑल्सो देयर। हम वो सरफेस ट्रेट्स का जो क्लस्टर है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो क्लस्टर्स हैं इनको कैटल ने सोर्स ट्रेट्स का नाम दिया है, जैसे कि मैंने बताया। यानी कि जो सोर्स ट्रेट है वो सिर्फ एक ट्रेट का नहीं बना, सोर्स ट्रेट बहुत सारे ट्रेट्स को मिला के बना है। उन्होंने बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया लोगों का, उनके लाइफ रिकॉर्ड से, जैसे कि सेल्फ रिपोर्ट की हेल्प से, क्वेश्चनियर के डाटा के हेल्प से, कुछ टेस्ट्स के हेल्प से, और जो भी रिजल्ट आए उससे उनको पता चला कि सोर्स ट्रेट्स हर एक पर्सनैलिटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो हम सारे सोर्स ट्रेट्स को इकट्ठा करके जान सकते हैं। कैटल जब आइडेंटिफाई कर रहे थे उन्होंने 35 प्राइमरी ट्रेट्स फाइंड आउट किए। जो उनमें से जब 35 प्राइमरी ट्रेट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए वो किन के ऊपर किए, 23 ऐसे नॉर्मल इंडिविजुअल्स थे एंड 12 ऐसे थे जो एबनॉर्मल इंडिविजुअल्स थे। जब इन 23 नॉर्मल एंड 12 एबनॉर्मल लोगों के ऊपर स्टडी की तो उन्होंने 35 प्राइमरी ट्रेट्स ढूंढे और एक स्केल डेवलप किया जिसको हम 16 PF कहते हैं। अगर आपको याद हो, आपके प्रैक्टिकल में भी 16 PF का एक टेस्ट है जिससे हम अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता कर सकते हैं।
उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ऑलमोस्ट 189 आई थिंक, कुछ इस तरह के इतने क्वेश्चंस हैं जिसके आपको आंसर देने होते हैं, एंड देन उसके बेसिस पे हम पर्सनालिटी ट्रेट का पता लगा सकते हैं। तो 16 पीएफ एक स्केल है जिससे उन्होंने इनके ऊपर स्टडी करी और क्लासीफाई किया 16 डिफरेंट सोर्स ट्रेट्स जो एक नॉर्मल बिहेवियर में से एसोसिएटेड होते हैं। कैटल ने कहा कि हमारे अंदर एक इन्नेटली ड्राइवन फोर्स होता है जिसको हम अर्ग कहते हैं। अर्ग अर्ग का मीनिंग होता है कि हमारे जो गोल्स होते हैं, हमारा जो भी करने हम जो भी करते हैं, हमारा जो मोटिव होता है या हमें कुछ भी अचीव करने की जो इच्छा होती है वो क्रिएट होती है किस वजह से? या तो हंगर की वजह से हम कुछ काम करते हैं, या क्यूरियोसिटी की वजह से, या एंगर, या फियर, या दूसरे बेसिक मोटिवेशंस होते हैं जो ह्यूमन और प्राइमेट्स दोनों में मिलते हैं। तो ये जो बेसिक मोटिवेशंस हैं जो ह्यूमंस एंड प्राइमेट्स दोनों में मिलते हैं उनको हम अर्ग्स कहते हैं। कैटल ने डिस्टिंग्विश किया दो तरह के इंटेलिजेंस को भी, एक को फ्लूइड इंटेलिजेंस कहते हैं और दूसरे को क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब होता है पर्सन ने जो अभी अभी नई चीज़ें सीखी हैं, दैट इज़ फ्लूइड इंटेलिजेंस। जो रीसेंट मेमोरी है, दैट इज़ फ्लूइड इंटेलिजेंस। पास्ट से कोई रिलेशन नहीं होता, पास्ट एक्सपीरियंसेस से कोई लेना देना नहीं होता। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जिसमें इंसान कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। यानी जैसे कि सपोज आपने कोई एडिशन का बचपन में कुछ एडिशन सीखा था एंड उसको यूज़ करके आप अभी के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो वो आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की वजह से कर रहे हैं। अगर नई नई सी कोई लैंग्वेज आपके सामने आ जाती है और आप उसको समझने की कोशिश करते हैं तो वो फ्लूइड इंटेलिजेंस करेगी काम। तो ये दो तरह की इंटेलिजेंस हर एक इंसान के अंदर होती है। तो इंटेलिजेंस, इन्होंने ऐसा भी कहा था कि इंटेलिजेंस जो है वो इनहेरेंट ट्रेट है, मतलब हमारा पैदाइशी आई हुई चीज़ है, हमने कुछ अभी नहीं सीखी। इंटेलिजेंस हमेशा से रही है इंसान के अंदर। उन्होंने फर्दर पर्सनैलिटी जो है उसको उन्होंने ऐसा कहा कि पर्सनैलिटी को इस तरह से आप कंसीडर करें कि इसमें एटीट्यूड भी इंक्लूडेड होता है ट्रेट के अलावा। तरह तरह के वेरिएबल्स होते हैं एटीट्यूड्स के अलावा। तो इन्होंने एटीट्यूड का क्या मतलब है उसको डिफाइन किया है ऐसे कि एटीट्यूड होता है कि हमारे पास जब कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आती है तब हम उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारा सबका अपना अपना तरीका होता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने का, इसको हम एटीट्यूड कहते हैं। तो एटीट्यूड्स जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक डायनामिक लैटिस में। डायनामिक लैटिस क्या है? अब डायनामिक लैटिस का मतलब होता है जिस तरह से अगर हम अपने जो एटीट्यूड है उसको ग्राफिकली डिस्प्ले करें और एनालाइज करें और रिलेशनशिप निकालें कि हमारे माइंड की इंस्टिंक्टिव ड्राइविंग फोर्सेस के बीच में एंड सीमेंटिंग एटीट्यूडनल सुपरस्ट्रक्चर्स के बीच में, तो वो जो ग्राफिकल डिस्प्ले होगा उसको हम डायनामिक लैटिस कहते हैं। अब ये इन्होंने दो टर्म यूज़ किए हैं, एक है स्पेसिफिक एटीट्यूडनल कनेक्शंस। क्या होता है? ये डायनामिक लैटिस के अंदर होता है और ये जो हमारे कुछ सबॉर्डिनेट एटीट्यूड्स होते हैं, एटीट्यूड्स और ये सबॉर्डिनेट एटीट्यूड्स जो होते हैं वो उनकी जो चेन होती है, मतलब बहुत सारे जो एटीट्यूड्स का ग्रुप है उसको हम डायनामिक ये स्पेसिफिक एटीट्यूडनल कनेक्शन के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे एटीट्यूड्स के बीच में रिलेशनशिप होगी। ये जो चेन है, सब्सिडिएशन चेन जिसे कहते हैं हम, ये हेल्प करती है ये डिटरमाइन करने में कि हमारा एटीट्यूड कैसा होगा, हम किस तरह के एटीट्यूड प्रोड्यूस करेंगे किसी स्पेसिफिक बिहेवियर के टुवर्ड्स स्पेसिफिक बिहेवियर। यानी कि कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो हमें पसंद होते हैं, कुछ हमें ऐसे बिहेवियर होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। तो हमारा जो एटीट्यूड है, पसंद वाला एटीट्यूड, नापसंद वाला एटीट्यूड और बिहेवियर वो जो आपने एक्ट किया है, तो इसीलिए हमारे स्पेसिफिक एटीट्यूड्स होते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बिहेवियर की तरह। जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं इसके बारे में भी कैटल ने बताया। कैटल बोलते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी पर्सनालिटी एंड हमारे बिहेवियर का पता लगाने के लिए। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। अर्ग्स के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारा मोटिवेशन होता है, फूड, हंगर, इस सब को लेकर वो अर्ग होता है। जो सोशली क्रिएटेड गोल्स होते हैं उन्हें सोशली शेप्ड अर्ग्स कहते हैं।
और कैटल ने इसको एक टर्म भी दिया, सोशली शेप्ड अर्गिक मैनीफोल्ड्स, ये नाम दिया, जो हमारा सोशली क्रिएटेड गोल्स होते हैं उसके लिए, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SEM, सोशली शेप्ड अर्गिक गोल्स मैनीफोल्ड्स। सो सोशली शेप्ड अर्गिक मैनीफोल्ड्स जो है SCM जिसे हम कहते हैं, ये वो गोल हैं जो हमारी सोसाइटी ने हमारे ऊपर डाल दिए हैं और हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो कैटल ने SEM जो है इसको यूज़ किया एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे एनवायरनमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है या कंट्रीब्यूट करता है हमारे बिहेवियर पे। सेम जो होते हैं ये सोशली एक्वायर्ड होते हैं और ये हमारे बहुत सारे अर्ग्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं एक टाइम पे। और ये जो बहुत सारे अर्ग्स हैं ये बहुत सारे होते हैं नंबर में, सेम्स भी बहुत सारे होते हैं और टाइप में भी बहुत सारे होते हैं। और ये डिपेंड करता है टाइप में कि हमारा कल्चर कैसा है, हमारे कल्चर पे बेस्ड इनका टाइप होता है और नंबर भी हमारे कल्चर पे ही बेस्ड होता है। सो सेम्स जो होते हैं इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? अर्ग्स से मिलती है। तो अर्ग्स हमारा बेसिक मोटिवेशन है जिसमें हमारी बेसिक नेसेसिटीज आती हैं, और सेम वो है जो सोसाइटी ने हमारे लिए क्रिएट किया है। तो जो हमारे इनने ड्राइवन फोर्सेस हैं उनको हम अर्ग कहते हैं, जो हम पैदाइशी लेके आए हैं। आपको ये किसी ने सिखाया नहीं, आप कहीं से सीखे नहीं, ये आप जब पैदा हुए थे अपने साथ लेके आए थे। एंगर, क्यूरियोसिटी, हंगर, फियर, ये सारी चीज़ें सारे अर्ग्स हैं, आपके बेसिक मोटिवेशंस हैं। और SEM जो है वो सोशली क्रिएटेड है। सो इन्होंने अपनी रिसर्च से ये बताया, कुछ लिस्ट बताई अर्ग्स की, जैसे कि फूड सीकिंग, मेटिंग, ग्रिगेरियसनेस, पेरेंटल प्रोटेक्टिवनेस, एक्सप्लोरेशन, सेफ्टी, सेल्फ असर्शन, पगनेसिटी, नार्सिसिस्टिक सेक्स एंड एक्विजिटिवनेस। ये सारी चीज़ें हमारी इस कैटेगरी में आती है, अर्ग्स कैटेगरी में आती है। जो सोशली शेप्ड अर्गिक मॉडल है वो कौन कौन से होंगे, मतलब SEM का एग्जाम्पल क्या होगा? SEM का एग्जाम्पल है प्रोफेशन, फैमिली एंड होम, स्पाउस, रिलीजन, ये सब। सो अगर हम एटीट्यूड के साथ अर्ग्स सेम्स इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा बिहेवियर प्रोड्यूस होता है, हम उस तरह से बिहेव करने लगते हैं। अगर हम आइडेंटिफाई कर लें किसी इंसान का एटीट्यूड, अर्ग्स एंड सेम्स, ये तीन चीज़ें अगर हमें किसी इंसान के बारे में पता चल जाए सही, तो हम उसका बिहेवियर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे होगा वो हम रिलायबली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो तीन चीज़ें आपको पता होनी पड़ेगी, बेसिक इंस्टिंक्ट्स उसके क्या हैं, उसका एटीट्यूड क्या है किसी सिचुएशन को लेकर, और उसके सेंस क्या है, सोशली इन्फ्लुएंस्ड क्या है उसके डिमांड्स। जो कैटल ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है ये कोशिश करती है ये एक्सप्लेन करने की कि कैसे जेनेटिक एंड पर्सनालिटी सिस्टम्स इंटरेक्ट करते हैं आपस में, और सोशियो कल्चरल जो सिस्टम है इसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग को कैसे असर डालता है, यानी कि ये सारी चीज़ें कंबाइन होके हमारा एक पर्सनालिटी डेवलप करती है। सो उनके अकॉर्डिंगली जो ट्रेट्स हैं वो जेनेटिकली और एनवायरमेंटली डिटर्मिन्ड होते हैं, और जिस तरह से जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंडिविजुअल का बिहेवियर डिसाइड करते हैं, वो ही हमारे बारे में सब कुछ बता सकता है, हमारी पर्सनैलिटी के बारे में सब कुछ बता सकता है। सो ये फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू फॉर्मूला, जो फॉर्मूला ऑफ पर्सनैलिटी, ये एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि आपने देखा जहाँ पे पिंक हाईलाइट है, मतलब कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कैटल ने 1965 में पर्सनैलिटी जो है किस तरह से हमें परमिट करती है, किसी की पर्सनैलिटी किस तरह से हमें परमिट करती है कि हम प्रिडिक्ट करें कि वो पर्सन किसी सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करेगा, वो बहुत ज़रूरी है। सो जो प्रिडिक्शन है किसी के भी बिहेवियर का वो हम स्पेसिफिकेशन इक्वेशन से दे सकते हैं। स्पेसिफिकेशन इक्वेशन मतलब ये वाला इक्वेशन जो R इज इक्वल टू एफ ऑफ एस कॉमा पी, इस तरह से पढ़ते हैं इसको। जहाँ पे भी आप कोई अल्फ़ाबेट देखें और यहाँ ब्रैकेट देखें तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, एफ ऑफ एस कॉमा पी, इस तरह से। सो अब इनका मतलब क्या है, ये अल्फ़ाबेट्स तो दिख गए हमें। इसका मतलब है R मतलब होता है स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, R से रेस्पॉन्स, ये यहाँ लिखा हुआ है रेस्पॉन्स। F का मतलब होता है फंक्शन,
अनस्पेसिफाइड फंक्शन। एस का मतलब होता है स्टिमुलस सिचुएशन और पी का मतलब होता है पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। सो इनके कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंसान का रेस्पॉन्स कैसा होता है वो डिपेंड करता है कि स्टिमुलस की सिचुएशन क्या है उस पर्टिकुलर टाइम और मोमेंट पे, उस टाइम के मोमेंट में, और पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर कैसा है। सो किसी भी पर्सन का स्पेसिफिक रेस्पॉन्स अगर आपको पता लगाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा वो इंसान किस तरह से सोच रहा है या वर्बलाइज करने वाला है या एक्ट करने वाला है। वो डिपेंड करेगा unspecified function of stimulus situation at a given point and the individual's personality structure, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो जो स्पेसिफिकेशन इक्वेशन है ये बता देता है कि पर्सन का रिस्पॉन्स क्या होने वाला है किसी सिचुएशन में, और ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो स्टिमुलस सिचुएशन का और दूसरा पर्सनैलिटी का। इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि ये बहुत मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करना किसी भी इंसान का बिहेवियर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि हमें सब कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं, है ना। सो अगर हमें प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी पता करनी है अच्छे से तो पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट को हमेशा सिर्फ ट्रेट्स ही नहीं बट बहुत सारे नॉन ट्रेट वेरिएबल्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि इंसान का मूड कैसा है, वो पर्टिकुलर सोशल रोल्स क्या प्ले कर रहा है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, और कौन कौन से एस्पेक्ट्स उससे रिलेटेड है। तो सिर्फ किसी इंसान की पर्सनैलिटी अकेली डिसाइड नहीं कर सकती एक्यूरेटली कि उस इंसान का क्या एक्शन होगा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो उस केस में हमें उसका मूड और सोशल रोल क्या है उसका उस सिचुएशन में और उसके बाकी रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी हमें पता होने चाहिए। सो इन्होंने एक और चीज़ बोला, ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक ट्रेड को हम वे करें, मतलब हर एक ट्रेड को अच्छे से मेज़र करें और उसकी रेलिवेंस देखें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। अगर कोई पर्सन इमोशनली अराउज्ड सिचुएशन में है, जैसे कि एग्जांपल इन्होंने बताया, अगर कोई इंसान इमोशनली अराउज्ड सिचुएशन में है तो उसका जो एंग्जाइटी का ट्रेट है वो हाई वेट रखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इमोशनल अराउजिंग सिचुएशन है तो उसको एंग्जाइटी तो होगी, और वो पर्सन का रिस्पॉन्स उसी के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. In the next video we are going to complete this categories of traits. So I hope my videos are useful and interesting to you guys. If it is so, then do not forget to subscribe, like and share these videos with rest of the students. I am also telling you about the important topics for the exam point of view, so do not miss these things. Wherever you are seeing pink highlight, that means that portion is important for the exam purpose. So thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.